अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं हाजिर हूँ एपिसोड 18 के साथ। उम्मीद है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे मेरी तरह। मैंने भी ये नावल नहीं पढ़ा क्योंकि ये कहीं पर भी कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है, सिवाय यहीं यूट्यूब पर ये यहीं ही कंप्लीट आएगा। उसके बाद राइटर साहब का कहना है कि वो इसे लाएंगे बुक फॉर्म में। तो चलिए इंतज़ार किए बगैर एपिसोड 18 को शुरू करते हैं। फीडबैक देना कभी ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। लाइक और कमेंट लाजमी लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमेशा की तरह वकास चौधरी अपनी पूरी शान और शौकत से हवेली में दाखिल हुआ। हवेली में सारे खादमाएं वकास चौधरी की रोक की वजह से चिड़ियों की तरह फड़फड़ाती इधर उधर हो गई। सबकी हवेली में भाग दौड़ लग गई। अंदर कमरे में बैठी तबस्सुम को भी अपने शोहर के आने की खबर हो गई थी। तबस्सुम अपने उलझे हुए बालों को संवारने में लगी थी। मुलाजिमीन ने भागकर वकास चौधरी के सामने पानी पेश किया। वकास चौधरी की तरफ से इनकार आया। खाने के लिए पूछा गया, फिर इनकार आया। वकास चौधरी हाथ में कीमती हार लटकाए जो खूबसूरत मोतियों से सजा हुआ था, हवेली के अंदर कमरे की तरफ लेके जा रहा था। तबस्सुम की कुछ बालों की लटें शायद मजीद उलझ गई थी और वो उनको छुड़वाने पे लगी थी, लेकिन वो रेशम के धागे छूटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तबस्सुम गुस्से में आकर बार बार उन लटों पर कंघी मार रही थी, लेकिन शायद वो मजीद उलझते जा रहे थे, जैसे बालों की मालकन खुद उलझी हुई थी। यहाँ आकर वकास चौधरी हार को अपनी मंजिल तक ले आया और कमरे में सोफे पे बैठी हवेली की सबसे खूबसूरत औरत के गले में डाल दी। अब हुआ ना हार कीमती। वकास चौधरी ने हार अपनी माँ को पहना दिया था। फिरदौस हमेशा की तरह खुशी से गुलाबी हो गई थी। उसे कीमती चीजें पसंद थी और कीमती लोग भी, और उन लोगों में सबसे कीमती उसके लिए उसका बेटा वकास चौधरी था और वकास चौधरी के लिए सबसे कीमती फिरदौस थी। कीमती तो ये उस वक्त हो गया था जब मेरे बेटे ने इसको चुना था। फिरदौस ने अपने दोनों हाथ से अपने बेटे का चेहरा थाम लिया। वकास चौधरी वकास माँ को खुश करने के बाद वहां से चला गया और अपने कमरे तक पहुंचा। कमरे में तबस्सुम की अब भी वही वारदात जारी थी। वो न जाने एक लट को सुलझाने के चक्कर में अपने कितने बाल उलझा चुकी थी। जैसे ही वकास ने कमरे में कदम रखा, तबस्सुम ने एक तेज निगाह वकास पे डाली। वकास धीरे धीरे कदम उठाता बिल्कुल उसके सामने ठहर गया। वो तबस्सुम से कई हाथ ऊंचा था, लेकिन तबस्सुम की नज़र में वो हमेशा एक बोना रहा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ तबस्सुम के बालों पर लगाया। तबस्सुम ने नजरें नीचे कर ली। अचानक एक झटके से तबस्सुम के सारे बाल उसने मुट्ठी में लिए और जोर से खींचा, जिससे तबस्सुम का चेहरा ऊपर की तरफ उठ गया और इसकी हल्की सी आह निकली। गुलाम रसूल को वो सारे पैसे तुमने दिए थे ना? वकास चबा कर बोला। गुलाम रसूल को मैंने उसके अपने पैसे दिए हैं, जिन पैसों पर उनका हक था। तबस्सुम ने दर्द की वजह से आंखें बंद की थी। वो जिन जमीनों पर अनाज बोता है वो सारी जमीनें वकास चौधरी की। उसका जितना हिस्सा बनता है मैं उसके घर पहुंचा देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर उसे पैसे देने की? वकास चौधरी ने बड़ी बेदर्दी से उसके बाल पकड़े हुए थे। सिर्फ जमीन आपकी है, सारी मेहनत वो करता है। दिन रात वो उसके बेटे उन जमीनों पर काम करते हैं और यही फसल उनकी रोजी रोटी कपड़ा सब कुछ होता है। उसका जितना हिस्सा बनता अगर आप दे देते तो मेरी इतनी मजाल नहीं कि मैं उन्हें कुछ भी ज्यादा या कम दूं। 50% उनका हिस्सा बनता है, लेकिन आप उन्हें सिर्फ 20% देते हैं। पहले मैंने कभी उनकी मदद नहीं की क्योंकि उन्होंने मुझसे कभी मांगी नहीं, लेकिन अगर वो मुझसे कुछ कहने आए थे या कोई दरख्वास्त करने आए थे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें ऐसे जाने दूं। दर्द की वजह से तबस्सुम का चेहरा लाल हो गया था और आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं अपने पैसों को ताला नहीं लगाता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनको भिखारियों में बांटती फिरो। दोबारा तुमने मेरी इजाजत के बगैर 10 रुपए भी उठाए तो यकीन करो तुम्हें इन बालों को सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारे सर पर एक बाल भी नहीं छोड़ूंगा। आकाश चौधरी ने एक झटके से उसके बाल छोड़े और खुद डांग भरता कमरे से बाहर निकल गए और तबस्सुम फिर से कंघी उठाकर उन्हें उलझे बालों के ऊपर फेरने लगी। लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कुछ भी हो जाए ये बाल आज तो सुलझने वाले नहीं है। फतक जानमाज पे बैठे अपने नाखून काट तराश रही थी। नाखून उसे किसी के ख्याल में ले गई। फतक ने अपना चेहरा अपने दोनों मेहंदी लगे हाथों में छुपाया हुआ था। मकसद चेहरा छुपाना नहीं, मेहंदी दिखाना था। किस खुशी में लगाई है, ना ईद है ना शादी। अलियार ने गौर से उसकी मेहंदी देखी। फतक ने मायूसी से चेहरे से हाथ हटाए। कभी दिल खुश ना करना मेरा, गुनाह होगा तुम्हें।
फदक ने दोनों हाथ दुपट्टे से छुपा लिए। ये हाथ क्यों छुपा लिए? अलियार को उसका हाथ छुपाना पसंद ना आया। तुम्हें अच्छी नहीं लगी ना, इसलिए। फदक का मुंह बना हुआ था। देखो जनाने, मेहंदी पुरकशिश चीज़ है। मैं नहीं चाहता कोई मर्द तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो, वरना मेहंदी तो सिर्फ तुम्हारे हाथों के लिए ही बनी। फदक एकदम खुश हो गई और हाथ उसके आगे किए। देखो, अनमोल ने लगा दी। अरे वाह, बहुत काबिल हैं साली साहिबा। ये 100 रुपए मेरी तरफ से उसे दे देना। अलियार जैकेट की जेब से लाल नोट निकालकर फदक को दिया। फदक की हल्की सी हंसी निकल गई। कम गले साथ अलियार हंस पड़ा। चलो सही से दिखाओ मेहंदी। और जैसे कुछ देर पहले मुझसे छुपाए हाथ, वैसे ही अपने उन आवारा कजनों से भी छुपाना, ठीक है? जी सर, जो हुक्म। फदक ने सैल्यूट किया। सबर सबर सबर, ये नाखून दिखाओ। वो आंखें फाड़ फाड़ के उसके लंबे नाखून देखने लगा। फदक उसके माथे की सिलवटें बगौर देख रही थी। एक टापू, उसमें बहुत सी रोटियां हों और उसमें कुत्ता मुंह डाले, तब सिर्फ वही रोटी हराम होगी जिसे कुत्ते ने मुंह लगाया हो। लेकिन अगर लंबे नाखून वाली हाथ डालें तो सारी रोटियां हराम हो जाती हैं। फदक का चेहरा फीका हुआ। कोई नहीं जनाने, मैं टब में हाथ नहीं डालूंगी। अलियार ने आंखें दिखाई। नाखून तो रहने दो जनाने। फदक ने इल्तिजाई नजरें अलियार की तरफ की। उसने फिर आंखें दी। काट दूंगी तुम्हारे लिए। कट की आवाज आई। हल्का सा अंगूठा जख्मी हुआ। फदक की सी निकली। कैसी गुमराही थी। सारे हराम काम किसी नामहरम के लिए छोड़े, न कि अल्लाह के खौफ से। वो नाखून उठा के खुद ही की अकल को रो रही थी। वो अपने ख्यालों से निकली तो उसने सामने आती अपनी घबराई हुई माँ को देखा। नमरा बेगम अबाया उतारे बगैर फदक की कलाई पकड़कर उसे अंदर ले गई। उनकी अजीब सी हालत हो रही थी। फदक बार बार उनसे परेशानी की वजह पूछ रही थी। वो कुछ कहने लगी, तभी उन्होंने फदक का जख्मी अंगूठा देखा। ये कैसा दुखा बेधियान बच्ची। वो परेशानी में जाके कोई कपड़े की पट्टी ढूंढ लाई और पट्टी लिपेटने लगी। साथ साथ उसके आंसू गिरने लगे। फदक का दिल बैठ गया। हुआ क्या है अम्मी? बेटा, तुम जहाँ कहोगी हम वहीं तुम्हारी शादी करेंगे। बस तुम भागना मत अलियार के साथ। फदक को शर्मिंदगी सी हुई। मैं और अहमद तुम्हारे अबू को मना लेंगे। उनके सामने मैं वास्ते दूंगी, वो सेपा का, दाता साहब का, सारे पैरों का। फदक कुछ कहने को लब खोलती, फिर अजीब सी शर्मिंदगी उसे आन घेरती। नमरा बेगम पट्टी लिपेटती बोले जा रही थी, रोए जा रही थी। नहीं माने तो मैं कुरान मजीद का वास्ता दे दूंगी। शर्मिंदगी ने फदक का गला घोंट दिया था और वो सदमे से खड़ी हो गई। अल्लाह का वास्ता अम्मी, खामोश आ जाए, मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं कुछ नहीं करने वाली। मुझसे खौफजदा ना हो, मुझे माफ़ कर दें। फदक के आंसू किसी सिलाक की तरह टूटे। नमरा बेगम मजीद रोने लगी। बेटा, वो आसिया। नमरा आसिया का नाम लेकर मजीद रोने लगी। क्या हुआ आसिया बाजी को अम्मी? फदक माँ के पैरों में बैठ गई। नमरा बेगम ने फदक का चेहरा हाथों में ले लिया। आसिया को उसके बाप शाह जफर और उसके भाइयों ने जिंदा जला दिया। फदक की आंखें बाहर आ गई। आसिया का मासूम चेहरा उसकी आंखों में ढल गया। नमरा बेगम फूट फूट के रोने लगी और फदक ने आंखें नहीं झपकाई। ओफो, मतलब आसिया को मार दिया गया। सो सैड। हमजा का हर दूसरे दिन बेकार जा रहा था। ऐरती हमजा को जहाँ देखती अजीब सा मुंह बना लेती। ये बात हमजा को दीमक की तरह चाट रही थी। हमजा ने दूर बैठी ऐरती को अपने 3 भाइयों के साथ देखा, यानी आलिया, श्री, जेनी। ऐरथी ने एक दफा फिर हमजा को देखा और फिर मुंह बना लिया। हमजा ने खुरम को कोनी मारी। क्या है? खुरम ने उतार के पूछा। वो देखना, ऐरथी मुझे ऐसे क्यों देख रही है? हमजा की रोने वाली शक्ल थी। अरे ठीक ही तो देख रही है, बस सोच रही है। खुरम ने हमजा के कंधे पे हाथ रखा। क्या सोच रही होगी? हमजा ने डर डर के पूछा। कि मैं तो समझी थी हमजा इज अ बॉय बट। खुरम कुछ और कहता, हमजा ने उसकी गर्दन अपने बाजू के अंदर दबोच ली। मिस्टर दस्तगीर, मदद करें मेरी, वरना आपकी गर्दन आपके धड़ पे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ छोड़, करता हूँ कुछ। हमजा ने उसे छोड़ा और उसके कपड़े सेट किए। उसने खींच के हमजा को थप्पड़ दे मारा। मारा क्यों साले? हमजा ने गाल पे हाथ रखा। दबोचा क्यों साले? खुरम ने अपनी गर्दन मसली। बर्नार्ड वाली बात तो मैं तेरी ठीक कर दूंगा, लेकिन तेरी इस हरकत की वजह से मैं तुझे सजा जरूर दूंगा। खुरम ने आगे कदम बढ़ा देखा। देख देख देख, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई है यार। हमजा की टोन बदल गई। ना तू मेरा भाई है, ना तू मेरी बहन है, ना तू मेरी माँ है। जहाँ से यहाँ से दफा हो जा। खुरम ने दूर से हमजा को लानत दिखाई। तुम मर जा खुरम, ना सर हो ना सर का दर्द हो। हमजा ने तहे दिल से दुआ की। हाय व्हाट्सअप, क्या कर रहे हो सब? खुरम ऐसे एर्थी और उसके 3 भाइयों से मुखातिब हुआ जैसे उनका बचपन का दोस्त हो। सबने उसे ताजुब से हाय कहा। जेके ने अपनी पाँव फारग कुर्सी पर रख दी। सॉरी, यहाँ पर जगह नहीं है बैठने की। तो कोई बात नहीं, मैं खड़ा होकर बात कर लेता हूँ। खुरम ने बराबर बेइज्जती महसूस की, लेकिन बात तो उसने करके जानी थी। ओ, तो तुम बात करने आए हो? कोई श्री ने पूछा।
नहीं तो बातें करने आया हूँ। खुर्रम की जुबान लड़खड़ाई, सब ने एक दूसरे को देखा। तुमने हमजा को थप्पड़ क्यों मारा? सवाल एर्थी की तरफ से था, क्योंकि वो उस थप्पड़ के काबिल था। खुर्रम जानता था एर्थी उन्हें देख रही थी। क्यों? सब ने एक साथ कहा। कब से प्रोफेसर बर्नार्ड उसे बुला रहा है और वो है कि जा ही नहीं रहा। खुर्रम की बात सुनकर सबकी एक हल्की सी हंसी निकल गई, सिवाय एर्थी के। उस दिन तो बड़ी आंखों की बातें लिखी जा रही थी और आज उसके पास जा भी नहीं रहा। एर्थी ने बुरा सा मुंह बनाया। आंखों की बातें हमेशा आशिकी की बातें नहीं होती एर्थी, कभी कभी मजबूरी की बातें भी होती हैं। खुर्रम ने चेहरे पर अफसोस लाया। आशिकी, मजबूरी, आंखें? आलिया जिद हो रही थी। तुम सबको पता है प्रोफेसर बर्नार्ड का हमजा में इंटरेस्ट है, बट यू नो वी आर मुस्लिम, तो हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। और ऊपर से वो उसके मार्क्स काटता जा रहा था, इसलिए उस दिन हमजा को ये सब करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रोफेसर बर्नार्ड तो मजीद उसके गले ही पड़ गए। सो सैड, इसलिए उसके मार्क्स हर वक्त काम आते हैं। एर्थी ने ज़ाहिर अफसोस किया। यही मजबूरी थी। श्री को भी बुरा लगा। तुमने उसे मारा क्यों? एर्थी ने पूछा। बाहर मुल्क पढ़ने आया है, अपनों को छोड़ कर आया है, वहां पर बूढ़ा बाप नहीं नहीं, वो बूढ़ा भाई नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल जवान है, हट्टा कट्टा घास चोरी। मेरा मतलब है बूढ़ी माँ, फिर दोस्त बूढ़ी अगर मेरे मुंह से सुन लिया तो भरता बना देगी मेरा। खुर्रम खुद से मन बनाए, जल्दी बोल ओ डूबते हुए कारोबार के। मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मतलब घर भी अच्छी डिग्री लेकर जाना है ना। खुर्रम ने बात ही गोल कर दी। सब एक साथ उठ खड़ी हुई। एर्थी खुर्रम के पास आई। चलो मिलके प्रोफेसर बर्नार्ड की कंप्लेंट करते हैं। एर्थी की बात सुनकर जेके वहां से खिसक गई और एर्थी की बात ने खुर्रम को दिन में तारे दिखा दे। नहीं 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 नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, हमजा को उससे दूर रखते हैं, फिर अगर बर्नार्ड बाज ना आया तो फिर कंप्लेंट करने चले जाएंगे। हमजा की इज्जत का सवाल है ना। फैलाया कचरा भी तो साफ करना था। एर्थी का दिल तो साफ कर दिया था। जैसे एक बात पर एर्थी खड़ी हुई थी, दूसरी पर एर्थी आराम से बैठ गई। खुर्रम की जान में जान आई, ऐसा जैसे आया तूफान थाम गया हो। सो स्वीट। अपनी खाला के घर से वापस आकर फदक अपने भाई अहमद का सर खा रही थी। कई किस्से कहानियां लेकर बैठ गई। पिछले 1 घंटे से वो मुसलसल बोल रही थी। ये देखो, अब फिर से अनवर खाला वाली बात छोड़कर कलसुम की बात शुरू कर दी। अहमद ने फदक को एक बार फिर टोका। क्या भाई, बता रही हूँ ना। वो कलसुम की बात याद आ गई थी। फदक ने फिर आगे बात कहने की तैयारी की। बस बस माँ मेरी, मुझे माफ़ी दो, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बातें। एक बात में दूसरी बात, दूसरी में तीसरी, कितनी कहानियां घुसाती हो एक बात में। मेरा इतना दिमाग नहीं बीबी, मुझे माफ़ करो। अहमद ने दोनों कानों पे हाथ रख दिया। फतक बिल्कुल खामोश हो गया। अलबत्ता ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि फतक बोलती रहे और अहमद सुनता रहे, फिर तौबा करे, फिर सुने, फिर तौबा करे, लेकिन फिर भी फतक ने बोलना कभी बंद नहीं किया था। फतक को यूं खामोश खामोश होता देखकर अहमद बोला। अरे आज परवेज मुशर्रफ को क्या हुआ? इतनी खामोश, इतना खुश नसीब तो नहीं मैं कि ऐसी खामोश बहन हो मेरी। अहमद अभी बोल ही रहा था कि फतक वहां से चली गई और दूर बरामदे के पिलर के साथ बैठ गई। उसकी आंखें नम थी। शायद को याद आया था। हाँ यकीनन अलियार खान। फदक छत पर टहल टहल कर कार पर बात कर रही थी अलियार से और मुसलसल बोल रही थी। तो मैंने सीधा कह दिया चाची से कि आपको छत पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपकी राज दुलारी, है ना। तो ऐसा मुंह बन गया जैसे बिल्ली ने उन्हें नोच डाला हो, है ना। वैसे उनका मुंह भी खून खुआ रहा है बड़ा। फदक अचानक कहते कहते रुक गई। चुप क्यों हो गई? बोलो, अलियार ने ताज्जुब से पूछा। फदक, कितनी दफा कहा है कि जब मैं बोलूं तो एटलीस्ट हाँ हूँ ही कह दिया करो। मुझे लगता है तुम सो गई हो। यार कौन कम वक्त तुम्हारी बातों से बोर होकर सो सकता है? और मेरी हाँ हूँ ही की इतनी हिम्मत कि तुम्हारे हैना के बीच में आए। फदक हल्की से हंस दे। हैना के बीच में? अरे यार सख्त अच्छा लगता है मुझे जब तुम बातों के बीच में कहती हो, है ना। फदक को इसकी बात अच्छी तो लगी, लेकिन उसने इजहार नहीं किया। पिछले आधे घंटे से बोल रही हूँ, कुछ तो तुम भी सुना दो। आ, आधा नहीं, 50 मिनट, और इन 50 मिनट्स में तुमने 23 दफ़ा है ना कह चुकी है। फदक, अच्छा अलिया जी, बस यूं ही मेरी रेडियो पाकिस्तान रहना। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी सुनता रहूं और तुम कभी बोलते ना थको। फदक, जब रूठ जाती हूँ तो कई कई दिन बात नहीं करते, तब मेरी बातें याद नहीं आती। अलिया, तुम्हारे पिछले वॉइस सुनता रहता हूँ, कुछ कॉल्स रिकॉर्डिंग भी की है। फदक का हैरा से मुंह खुल गया। और यहाँ मेरी परवाह नहीं, आवाज़ों के मज़े लिए जा रहे हैं। अरे यार एक बात कहूँ, मानोगी ना? फदक, हाँ वादा ले लो। वादा उनसे लिए जाते हैं जिन पर यकीन ना हो। तुम मेरा मान हो, मुझे पता है। मैं कुछ भी कहूँगा तुम मान जाओगी, मैं मना करूँगा तुम बाज आ जाओगी। अलियार कहेगा फिदक कर दो तो फिदक कर देगी। फिदक, फिर कोई हुक्म? अलियार, कभी मुझसे रूठ जाओ तो बात करती रहना, भले मुझे भूखा रखना, लेकिन तुम्हारी खामोशी का रोज़ा मेरी जान ले लेगा।
हाय अलिया। उसकी आवाज़ में थे सारे खदुखाल उसके, वो चहकता था तो हंसते थे बरोबाल उसके। वजीर आगा। हमजा बार बार खुरम को गले लगा रहा था, नाच रहा था और बार बार उसे चूम रहा था, और खुरम बार बार अपनी गाल साफ कर रहा था और गंदा सा मुंह बना रहा था। गलीज इंसान, नाच ले लेकिन चूम मत। अगले हमले पर खुरम ने हमजा को जोर से धक्का दिया। मेरी चुमिया तुम पे कुर्बान। हमजा ने बाहें फैलाई। वैसे एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि वो भी तुझे बड़ा नोट करती है। हमजा ने झट से होश संभाला। ना कर, हाँ कर, मुझे तो कुछ कुछ लगता है। खुरम की बात सुनकर हमजा ने फिर से उस पर छलांग लगा दी और उसको अपने साथ दबोचने लगा। अरे मजनू साले छोड़, मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं लगता। पर हमजा को खुशी से होश कहाँ था। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है वैसे। हो कहाँ आजकल तुम, हाँ? जिंदा हो या मर गई? काल उठाने पर फदक को जिया का गरम गरम गिला मिला। जाहिर है जिया, जिंदा हूँ। कब्र में तो सेल फोन काम नहीं करता ना। फदक अपने कोई डॉक्यूमेंट सेट कर रही थी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही गंदा मजाक है, जिया ने चिढ़ाया। क्या काम था जिया, मैं बिजी हूँ। फदक का सेल फोन उसके कान और कंधे के दरमियान में था और वो कलाई पर घड़ी बांध रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हमारे लिए वक्त तक नहीं। क्या कर रही हो तुम? जिया ने गुस्से और हैरानगी के मिले जुले जज्बात में कहा। देखो मेरा छोटा सा टेस्ट है, मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं फिलहाल तफसील नहीं बता सकती, वापस आकर बात करती हूँ। फतक ने कलाई पर घड़ी बांध ली और फ़ोन रख दिया, और दूसरी तरफ अचानक फ़ोन बंद होने पर जिया का मुंह खुल गया। रास्ते में फतक ने सर शफी को काल मिलाए, उसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जो सर शफी ने खुश असलूबी से मान ली थी। फतक क्या कर रही थी, क्या करने वाली थी, ना घर वालों को समझ आ रही थी ना हंटर्स को। फतक ने सब को सस्पेंस में डाला हुआ था। हेलो तबस्सुम, मैं फ़रूक बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरा नंबर ब्लॉक ना करना, इस बार मेरी बात सुन लो प्लीज़। ना जाने फ़रूक चौधरी कितने नंबर बदल कर तबस्सुम से बात करना चाह रहा था। मैंने कितनी दफ़ा कहा है फ़ारूक भाई कि मुझे इन मामलों में ना घसीटें। मुझे कुछ नहीं इल्म, और फिर भी आप मुझे गुस्सा रहे हैं। तबस्सुम की आवाज़ न जाने क्यों फ़ारूक के साथ ऊंची हो जाती थी और सख्त तल्ख भी। तबस्सुम भी तो तुम्हारा चचाजाद हूँ। तबस्सुम मैं भी तो तुम्हारा चचाजाद हूँ। जिस तरह वकास को अपने बाप लियास चौधरी के मरने का काम है, मुझे अपने बाप दाऊद चौधरी के मरने का काम है। तो आप लोगों के लिए मैं सिर्फ सबर की दुआ कर सकती हूँ। तबस्सुम का लहजा वैसे ही तल्ख था। एक दफ़ा मुझसे मिलकर बात कर लो तबस्सुम, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी तुम्हें कॉल नहीं करूँगा। मेरी वजह से तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। तबस्सुम कुछ देर खामोश रही और फिर फारूक के ऐसे कॉल करने से बहुत तंग आ चुकी थी। कहाँ? तबस्सुम ने आखिरकार किस्सा ख़त्म करने की ठानी। फार्म हाउस। तो मैं अपने ही काम का बहाना बनाकर आ जाऊँ, मैं भेस बदल कर वहाँ पहुँच जाऊँगा। अगर वकास को पता चल गया ना, खैर आपकी होगी ना मेरी। तबस्सुम ने आगाह किया। कुछ पता नहीं चलेगा। फारूक ने तबस्सुम को यकीन दिलाया। फारूक ने भेस बदला और फार्म हाउस के लिए निकल पड़ा। ड्राइव ड्राइव करते हुए उसे अपने काम वाली मासी की बात याद आई, जब उसने उस मासी से बात की थी, और तब से तबस्सुम से मिलने की कोशिश कर रहा था, और आज जाकर उसकी कोशिश कहीं कामयाब होने वाली थी। शानो मासी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जब हम सब चचा इलियास को दफनाने के लिए गए हुए थे, तब अब्बा नहीं आए थे। उन्होंने कहा था उनकी तबीयत खराब है। आप मुझे बता सकती हैं कि अब्बा कहाँ गए थे, किससे मिले थे, क्या खाया था, क्या पिया था? सब याद करके बताएं, जितना भी आपको याद है। फारूक ने शानो मासी को अपने सामने खड़ा किया हुआ था, जो गहरी सोच में पड़ गई। पहले तो चौधरी साहब फरदौस साहब के कमरे में थे, शायद उन्हें तसल्लियाँ देने के लिए गए थे। फिर तबस्सुम बीबी ने उन्हें जाने के लिए कह दिया, ये कहकर के उनकी इद्दत है, ना महरम ना आए। दोस्त साहब तो चले गए, लेकिन फिरदौस बेगम ने तबस्सुम बीबी को बहुत डांटा। वो मजीद बोल ही रही थी। फरूक ने उसे झपटा। औरतों के झगड़े ना बताओ, काम की बात बताओ। शाम मासी संभली, काम की बात क्या बताऊं। देखते ही देखते शाम हो गई, फिर शाम से रात। दाऊद चौधरी अपने कमरे में चले गए और तबस्सुम बीबी से चाय लाने को कहा। फरूक एकदम संभला। किसे? तबस्सुम को? हाँ चौधरी साहब, तबस्सुम बीबी को। लेकिन जब वो बाहर आए, चाय उनके कपड़ों पर थी और चेहरे के रंग भी उड़े हुए थे। मासी की भी आंखों में तशवीश उतर आई। यानी अब्बा ने वो चाय नहीं पी, मतलब तबस्सुम पर फेंक दी थी। फारूक ने खुद से बड़बड़ाया। मासी ने सुन लिया। अब अल्लाह जाने चौधरी साहब किसने किस पर चाय गिराई। बस फिर अंदर जाने पर खबर हुए कि चौधरी दाऊद भी नहीं रहे। आपके मासी झूठे आंसू पल्लू से साफ करने लगी। और आज फरूक उसे छुपे राज को तबस्सुम से पूछने जा रहा था। एक यही राज और वकास चौधरी सलाखों के पीछे। हार्वर्ड स्क्वेयर्स पर आदतन हमजा अपनी बंदर जैसी हरकतों पर शुरू था। तभी आरती अकेले कैफे की तरफ जाती दिखाई दी। खुरम, जो हमजा के यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था, छट से मोबाइल बंद किया और हमजा पे गायबाना हमला किया। तू जान लेगा कभी मेरी खुरम दस्तगीर? हमजा ने खुरम को अपनी डरी हुई शक्ल दिखाई। अरे मरना बाद में, जा कैफे, मैंने तेरी जान को अभी वहीं जाते देखा है, वो भी अकेले। खुरम ने भुएं उचका कर कहा। तो क्या मैंने काफ़ी बना कर देनी है? जाए मज़े से पिए। हमजा ने अपना कॉलर सेट किया। खुरम ने से
कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए कैफे के पास ले गए। अंदर जाओ और उसे कम से कम दोस्ती तो कर ले, दोस्ती के बाद तो बात पड़ती है। हमजा ने फिर अपना कॉलर छुड़वाया और गुस्से की अदाकारी करने लगा। तुम्हें मैं इतना घटिया लगता हूँ, बेगैरत इंसान, कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे दोस्तियाँ करता फिर? हमजा अली चौधरी की गैरत गवारा नहीं करती। हमजा कुछ और कहता, खुरम ने एक जोर से चपट उसके सर पर दे मारी। ऐथी तुझे कोई सफेद बुरके वाली लगती है? अपनी बुजदिली को गैरत का नाम दे रहा है? आया बड़ा चौधरी। हमजा ने बच्चों वाला मुंह बनाया। सीधा जा और उसके साथ काफी पी, वरना तेरी कसम मैं खुद जाकर उसे बता दूंगा कि तेरा दिमाग उसके लिए कितना खराब है। और भूल मत, जो तू आधी नींद में उसका नाम लेता रहता है ना, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अब जा वरना मैं जाता हूँ सबूतों के साथ। खुरम ने जाने की कोशिश की तो हमजा ने रोक लिया। मेरे दोस्त दुश्मन सरकार, कैसी बातें कर रहे हो आप? कहीं और हम ना माने। तंजी तंजा हमजा के लहजे में। हमजा गला खंगारता कॉलर सेट करता कैफे पहुंचा, जहां एक तरफ कॉर्नर में एर्थी बैठी थी, काफी का मग हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर्स पर नजर दौड़ा रही थी। हमजा एक कदम आगे जाता फिर पीछे आता, कभी एर्थी को देखता, कभी विंडो से झांकते खुरम को, जो हाथ हिला हिला कर उसे जाने के लिए कह रहा था। लानती इंसान फंसा रहा है मुझे, हमजा ने बेबसी से कहा। अगर आज उसने एर्थी से बात ना की तो उसका सर मैं अपने सर से तोड़ूंगा। दूसरी तरफ खुरम भी जोश में था। इससे पहले कि दोनों कुछ और कहते या करते, ऐथी ने हमजा को देख लिया और उससे हाथ के इशारे से बुलाया। हमजा ने थूक निकली और खुरम ने बत्ती से निकाले। हमजा स्माइल करता तेज तेज कदम उठाता ऐथी के पास बैठ गया। काफी पीने आई हो? ऐथी ने मग लहरा कर पूछा। वो हमजा जो काफी और जहर को एक समझता था, हाँ न जाने उसके मुंह से हाँ कैसे निकला। तो ऑर्डर करें? ऐथी ने स्माइल की। हमजा ने सर दाएं बाएं हिलाया। ना मंगवाएं? ऐथी ने उसका ना में हिलता सर देकर पूछा। नहीं वो तो मैं मंगवाता हूँ। हमजा ने फेक स्माइल दी। कुछ देर में काफी आ गए। जो कप एर्थी के हाथ में था वो भी लाल था और हमजा के लिए भी वही सेम कप आया था। हमजा ने थूक निकली। काफी के रंग को देखकर ही उसे उल्टी आ रही थी। एर्थी उससे रोजमर्रा की बातें करने लगी। हमजा कभी एर्थी को देखता, कभी काफी को। उसकी नजर उस कप पर पड़ी जिस पर एर्थी अपनी उंगली घुमा रही थी। हमजा की मुस्कान गहरी हुई। एर्थी, मुझे लगता है तुम्हारा कप बड़ा है और मेरा छोटा। एर्थी ने एकदम कप को देखा। नहीं, सेम ही है। नहीं, ये देखो। हमजा ने उसका कप और अपना एक साथ रखा। ये लंबाई में 1 सेंटीमीटर कम है और चौड़ाई में भी 2 सेंटीमीटर। देखो कितना फर्क है। एर्थी का एकदम कहकर निकला। पहली बात, दोनों कप सेम है। दूसरी बात, 1 या 2 इंच ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात कि तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन मुझ में ये बुरी बात है कि मुझे पड़ता है। इसलिए मेरा कप तुम्हारा और तुम्हारा मेरा। हमजा ने उसे अपना कप पकड़वाया और उसका खुद उठा लिया। पर हमजा, वो मेरा झूठा है। इट्स ओके, झूठा चलेगा, पर कब बड़ा। दोनों का कहकर एक साथ उठा और हमजा ने वो जहर काफी अपने लिए पीने के काबिल बना दी थी। अब काफी पीना उस पर लाजिम हो गया था और बाहर ठहरा खुरम को ये अंदाजा हो गया था कि बंदे ने प्रपोज भले ना किया लेकिन इम्प्रेस कर आया है। फदक के कमरे में हंटर्स और तमाम घर की औरतें जमा थी। इतनी ज्यादा औरतें होने के बावजूद कमरे में गहरी खामोशी थी। फदक कमरे में टहल टहल कर चीजें तलाश कर रही थी। कुछ रख रही थी, कुछ निकाल रही थी। वो कमरे में जिधर कदम रखती सबकी नजरें उठकर उधर जाती। कमरे में मौजूद तमाम नजरें फदक पर थी और मोहम्मद फदक ने सबसे नजरें चुराई हुई थी, क्योंकि उसने जो सबको खबर सुनाई थी वो सनसनी सनसनीखेज थी। कौन सी यूनिवर्सिटी फदक? बख्तावर को जैसे समझ ना आया हो। हार्वर्ड, तानिया ने बख्तावर को जवाब दिया। मैंने तो आज नाम सुना है, कैसा अजीब नाम है ना। नाइला भी गहरे सदमे में थी। ओह रियली? तानिया ने नाइला की लाइल्मी पर तंज किया। बेटा यही कराची लाहौर में होगी है ना? नमरा बेगम को बेटी की कराची जाने की फिक्र थी। नहीं खाला, ये कराची लाहौर में नहीं है, ये कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स बोस्टन में है। तानिया ने फिर जवाब दिया। ये क्या भला है, ये क्या अंग्रेजे वाले नाम हैं। अब के गिला रानी का था। भला नहीं, बला की खूबसूरत सिटी है। तानिया को रानी पर भी अफसोस हुआ। हमने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में शहर के बारे में। अब के फिदक की चाची जान बोले। पाकिस्तान में होगी तो सुनेंगी, ये यूएसए में है, यानी अमेरिका में। तानी ने चची को भी जवाब दिया। एकदम सब ने दिल पर हाथ रख दिए और अम्मी जी का सर चकरा गया। सब ने अम्मी जी को संभाला। कोई पानी दे रहा था तो कोई हवा। नानिया टेबल से नीचे उतरी तानिया और फदक का हाथ पकड़कर सबके सामने किया। ए से लेकर जेड तक सबको बताओ। फदक ने पहले तानिया को देखा, फिर बाकी सबको। दूर जिया दूसरी तरफ मुंह करके खामोशी से बैठी थी। सर शफी के लिए मैंने कुछ नोट्स टाइप किए थे। उनके रिसर्च वर्क में मैंने उनकी मदद की थी। उन्होंने मेरा काम देखा तो मुझे आइल्स टेस्ट देने का कहा। अम्मी याद है जब मैं खाला के घर का कहकर गई थी? मैं दरअसल टेस्ट देने गई थी। अम्मी जी ने उसे हैरानगी से देखा।
उस टेस्ट को मैंने 7 स्टार से पास किया। उसके बाद मैंने अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग ACT दिया, वो भी क्लियर हो गया। उसके बाद भी SAT पार्टिकुलर टेस्ट था। ये सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद मुझे अपने पेपर्स मुकम्मल करने थे। उसके बाद मुझे चाहिए था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो मुझे सरशफी ने दिया, और ऐसे लिखना भी उन्होंने मेरी हेल्प की। कौन सा ऐसे? तानिया ने लाजमी से पूछा। तानिया, USA की यूनिवर्सिटी को हमारा सेल्फ ऐसे चाहिए होता है, हमारी स्टोरी, हमें अपने और अपनी स्किल्स के बारे में बताना होता है। फदक ने मोबाइल में पढ़ा ऐसे तानिया को दिखाया। मैंने अर्ली एक्शन पर अप्लाई किया था। हर एप्लीकेशन पर मैंने अप्लाई किया, लेकिन फिर सरशफी ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं नीड बेस पर अप्लाई करूं। अप्लाई तो मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को किया था, कहीं से रिजेक्शन मिली और कहीं से सिलेक्शन मिली, और मैंने एक्सेप्ट किया हार्वर्ड को, दुनिया की 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक। और तुम्हें पता है ये 1636 से उसकी डिस्कवरी हुई है। मैंने बहुत जान लगा दी स्कॉलरशिप के लिए, मैं पीछे नहीं हट सकती, फदक ने रोती हुई अम्मी जी को बताया। तो ये मतलब ये सारा राइटर ने एक स्कॉलरशिप का प्रोसेस दिया है। मतलब कोई भी अगर आपका एग्रीगेट बहुत अच्छा है और आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, तो ये आप सारी चीज़ें नोट कर लें अपने पास जो राइटर साहब ने बताई हैं। तो फिर आप खुद भी ट्राई करें, और इसमें मतलब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, हेल्प आउट हो सकती हैं, ताकि आप भी कहीं दूसरे मुल्क को अप्लाई कर सकते हैं, अपनी स्किल को वहाँ पर दिखा सकते हैं। अम्मी, मुझे आंसुओं की नहीं दुआओं की ज़रूरत है। मैंने अबू को कॉल करके सब बता दिया। वो मिठाई ला रहे हैं, वो इतने खुश हैं कि आप उनकी खुशी नाप नहीं सकते। फदक ने अम्मी जी के आंसू साफ किए। मेरी प्यारी बेटी, माना कि तो मुझे बहुत तंग करती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जुदाई से डर लगता है। ये पहली दफ़ा नहीं है कि तुम हमारे फ़ख्र का बाइस बनी हो। निमरा बेगम ने अपनी प्यारी बेटी को निहायत प्यार से गले लगाया। अब सब होश में आ गए थे। सब ने एक साथ चिल्ला कर फदक को मुबारकबाद दी और उसे बताया कि उन सबको उस पर कितना फ़ख्र है। सब बारी बारी करके जाने लगे। तानिया ने कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली, क्योंकि वो भी अप्लाई कर रही थी। सब चले गए, लेकिन जिया वहीं बुद्ध बनी बैठी रही। तुम मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट हो जिया। फिदक जिया के साथ आकर बैठ गई, लेकिन जिया की अब भी पीठ थी, इसलिए मुझसे सब छुपाया। जिया ने भरी हुई आवाज़ में कहा। मैं तुम्हें और सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी। फदक ने जिया की पीठ देख कर कहा। सरप्राइज़ या शाक? जिया ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। लरजती हुई आवाज़ में कहा। जिया की आवाज़ सुनकर फदक के दिल को कुछ हुआ। वो जल्दी से उसके सामने आकर बैठ गई। जब फदक ने जिया को देखा तो उसका दिल तड़प गया। जिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। तुमने अच्छा नहीं किया फदक। जिया एकदम ऊंचा ऊंचा रोने लगी। फदक ने जिया को जोर से गले लगा लिया। जिया की हालत देखकर फदक को भी रोना आ गया। फदक उठी और जिया को पानी दिया। जिया ने फिर वही पानी फदक को भी दे दिया। मुझे नहीं ज़रूरत टेयर क्वीन, तुम बनी हुई हो, मैं नहीं। दोनों की रोती आंखें मुस्कुरा दी। जा रही हो तुम? जिया ने गंदा सा मुंह बनाया और साथ आंसू भी साफ किए। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। अल्लाह पाक ना करे, तौबा करो फदक। जिया ने परेशानी से कहा। तो प्लीज़ ये रोना धोना छोड़ो और पैकिंग में मेरी हेल्प करो। फदक ने एक बैग ऑलरेडी पैक कर रखा था। जिया फदक के साथ कपड़े तय करवाने लगी। कुछ गर्म कपड़े, कुछ नरम कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक। जिया एक एक चीज़ नोट कर रही थी और साथ साथ चीज़ें याद भी दिलवा रही थी। जिया के हाथ में एक शर्ट आई। उसकी आंखें भर गई। तुम ये लेकर जा रही हो? अब ये मत कहना कि तुम ये पहनने वाली हो। हाँ, क्यों? फदक ने जिया से शर्ट ली और उससे भी तय करके रख दिया। वो भी बहुत सी हैं, वो देखो। बेड पर पहले शर्ट्स की तरफ इशारा किया। वहाँ मैंने पता करवाया, हर चीज़ बहुत महंगी, इसलिए कपड़े जूते का इंतज़ाम करके ही जा रही हूँ। जिया ने जब सब देखा तो उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रोए या हंसे। हाँ, अच्छा किया ले लिया। वैसे भी जैसा देश वैसा भेष, उससे छोटे कपड़े तो नहीं पहनोगी ना? फदक को शरारत सूझी। वो क्या है ना, वहाँ आधे कपड़े वालियों को तो कोई देखता ही नहीं है, पूरे कपड़े वालियों को सब देखते हैं, तो मैं भी पहन लूँ मैं? जिया शाख से एकदम खड़ी हो गई। अल्लाह करे तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए। तौबा! जिया फदक का मुंह खुल गया। जन्नत और अल्लाह की खुशनुदी ज़रूरी है, स्कॉलरशिप नहीं। जिया फिर से रो देने को थी। फतह की एकदम हंसी निकल गई और उसने जिया को ले लगा। मेरी प्यारी बहन, मैं पूरा ख्याल रखूंगी लिबास का, इंशाल्लाह। जिया की जैसे सांस में सांस आई। उसने साथ में रखी शर्ट जोर से फतक के मुंह पे मारी। फतक ने मुंह बनाया लेकिन कहा कुछ नहीं। किस चीज़ से भाग रही हो फतक? जिया की ये अल्फाज फतक को बुरी तरह चुभे। उसका शर्ट तह करता हाथ रुक गया। क्या बोल रही हो? जो तुम सुन रही हो? फतक के चेहरे के जावे बदल गए। आलिया सर पकड़कर बैठ गई थी। एरती बार एक्सरसाइज कर रही थी। जेके ने अपने कानों पर तकिया रखा हुआ था, लेकिन श्री गला फाड़ फाड़ कर पूजा किए जा रही थी। और आज तो हाथी उसे घंटी भी मिल गई थी। हाथ टूट जाएं उसके जिसने इसे घंटी दी। आलिया के दिल से शदीद बददुआ निकली।
जस्ट शट अप श्री, जेके ने जोर से चीख मारी। श्री के हाथ रुक गए। क्या हुआ, क्यों चला रही हो? श्री ने कमर पे हाथ रखा। चिल्ला मैं रही हूँ या तुम, और साथ इस मनहूस बेल की भी चीखें सुनवा रही हो? तुम्हारा भगवान नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तो अपने भगवान को पूजूंगी। श्री ने फिर घंटी हाथ में ले ली। क्यों, तुम्हारा भगवान कोमा में चला गया है जो यूं सबकी नींद हराम करके उसे जगवा रही हो? जेके ने तपती हुई आवाज में कहा और जाकर उसे घंटी ले ली और श्री मुंह खोले देखती रह गई। पदक की आज की फ्लाइट थी। अम्मी और अनमोल उसका कई दफ़ा सामान चेक कर चुके। आमद और अब्बू उसे कई दफ़ा पैसों का पूछ चुके थे। हाँ, भाग रही हूँ जिया, इस रफ्तार से भाग रही हूँ कि वो मेरा साया भी ना देख पाए। सारी हंटर्स और घर वाले फिदक को सी ऑफ करने आए थे। सही समझा तुमने, अरियाज से दूर जाना चाहती हूँ। अजीब बात है ना जिया, मुझे पता है वो मेरे पास अब नहीं आएगा, फिर भी मैं उससे भाग रही हूँ। फदक अबाया में थी, लेकिन जिया और वहाँ लगभग सबको पता था कि वो वहाँ जाकर क्या पहनेगी, वही जो वहाँ का माहौल है। मैं कहीं भी होती हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे सामने आ जाएगा। फदक पहली बार फ्लाइट पर बैठ रही थी। एयर होस्टेस ने सीट बेल्ट बांधने को कहा। फदक को नर्वस देखकर उसने खुद ही सीट बेल्ट बंद करके दे दी। अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूँगी? एयर होस्टेस ने अनाउंस किया। जहाज़ उड़ने को तैयार है। मैंने समझा था अलियार मेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर वो मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी निकला। कुछ घंटों तक फदक हर चीज़ को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। उसने खाना खाया और वो सो गई। उसकी आंख फिर अनाउंसमेंट से खुली। जहाज लैंडिंग को तैयार है, और लैंडिंग हुई थी बोस्टन, कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स। कॉन्ग्रेचुलेशन व्यूअर्स। तो हमारी पदक हार्वर्ड पहुंच रही है और सारे किरदारों से मिलेगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग हो कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। झूठ बोलना जितना भी आसान हो, धोखा देना जितना भी बाएं हाथ का खेल हो, लेकिन जो सच्चे लोग होते हैं उनके लिए ये काम पहाड़ के बराबर होता है। और तबस्सुम के लिए भी कुछ यूं ही था। फार्म हाउस वो कभी कभी जाया करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे फार्म हाउस का नहीं बोला गया और अपनी दोस्त से मिलने का कहकर फार्म हाउस चली गई। तबस्सुम ने बुरके में खुद को पूरी तरह छुपाया हुआ था, लेकिन फार्म हाउस पहुंचते ही उसे अपने सबसे पहली गलती का एहसास हुआ कि उसे फार्म हाउस का ही बोल के आना चाहिए था, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा मुलाजिम नहीं था जो उसे पहचानता ना हो। उसके आते ही तमाम मुलाजमीन उसके लिए अदब से ठहर गए। उसने सबको अपने काम पे जाने के लिए कहा और खुद भाड़ की दूसरी तरफ चली गई, जहाँ फारूक किसान का हुलिया बनाए वहां पर मौजूद था। फारूक कुछ लम्हे के लिए उसे देखता रहा, फिर तबस्सुम की आवाज़ से उसका ख्याल टूटा। क्या पूछना चाहते हो फारूक? तुमने तो मेरी जान पे बना के रख दी। सवाल तो मैं लेकर आया हूँ तबस्सुम, लेकिन उम्मीद मुझे तुमसे ये नहीं है कि तुम उसका जवाब दे पाओगी। हालांकि तुम्हें जवाब उसका पता है। जवाब देने से पहले मुझसे वादा करो कि तुम ये जवाब एक भतीजी बनकर दोगी, ना कि एक बीवी बन के। क्या कह रहे हो फारूक? मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही। डर के मारे तबस्सुम की हथेलियां पसीने से तर थीं। जिस रात मेरा बाप मरा था उस रात तुम उन्हें चाय देने गई थी। उन्होंने चाय नहीं पी। जब वो मरा था तो वहीं थी। बताओ क्या हुआ था उस रात? तबस्सुम को आसमान अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में हैरत उभर आई और उसकी आंखों में वो रात भी उभर आई। तड़पता हुआ दाऊद चौधरी उसके सामने पड़ा था, उसका चचा। बताओ तबस्सुम, खामोश क्यों हो? हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे सच बताओ। तुम वकास की बीवी बाद में हो, तुम हाजी हमीद की बेटी पहले हो। ऐसे शख्स की बेटी जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया। जो अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की बेटियां झूठ नहीं बोलती। फारूक जज्बाती हो गया था। फारूक का कहा एक एक लफ्ज उसे पूरी तरह झंझोड़ रहा था। उसका दिल क्या कि वो सब बताए थे, सब जो उसने देखा, सब वो जिससे गुजर रही थी, सब वो जिसमें वो पल पल तड़प रही थी। लेकिन अचानक उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, वकास चौधरी की थी। मैं तुमसे अच्छी बीवी की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि तुम्हारी माँ कभी अच्छी बीवी नहीं बन पाई, ना ही माँ बन पाई। वो किसी रिश्ते में वफादार नहीं थी। तो तुम भी तो उन्हीं की बेटी हो। तबस्सुम ने नज़रें उठाकर फारूक को देखा। चचा ने खुदकुशी की थी मेरी आंखों के सामने, और मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को ना बताऊं, और आज उन्हीं के बेटे की वजह से मैंने वादा तोड़ दिया। उन्होंने खुदकुशी की और तुमने करने दी? ये कोई छोटी बात थी तबस्सुम? फारूक की आंखों में ताज्जुब और गुस्सा एक साथ भर आया। जब किसी पर जिंदगी बोझ बन जाए तो उसे जिंदगी से आज़ाद हो जाना चाहिए। ये उसका फैसला है, हमारा नहीं। अब के तबस्सुम ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली। अपने शोहर को बचा रही हो ना? वही शोहर जिसने तुम्हारा खून सफ़ेद किया हुआ है। याद रखना तबस्सुम, उसे बचा तो रही हो, लेकिन तुम भी उससे बच नहीं पाओगे। तुम एक सांप को दूध पिला रही हो, तुम्हें उसका अजर ज़रूर मिलेगा। फारूक तबस्सुम को अच्छी तरह जानता था, और वो ये भी जान गया था कि तबस्सुम झूठ बोल रही है और वो उसे कभी सच नहीं बताएगी। इससे पहले कि उन दोनों में मज़ीद बातें होती, उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। तबस्सुम बिना कुछ कहे उल्टे कदम वापस चले गया। फारूक उसे जाता हुआ देखता रह गया।
बोस्तान का एक बहुत बड़ा क्लब था। क्लब के अंदर झूमते लोग थे, नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, दिल किसी को ढूंढने यहाँ आया था। काफ़ी इधर उधर देखने के बाद नज़रों ने उसे ढूंढ ही लिया। नज़रें जमी तो होश ही उड़ गए। मोहम्मद फदक छोटे छोटे कपड़े पहने, अपने नीम घुंघराले बाल कमर पर बिखेरे, सबके साथ नाच कर अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। नज़रों की नज़र धुंधला गई। फदक एक शर्ट विस्की का लेती, फिर हंस पड़ती। क्या उसे इतना गम लग गया था अलियार के खोने का कि उसने खुद को ही भुला दिया। वहां मौजूद लड़के उसे छूने की कोशिश करने लगे। फदक ने उन्हें आंखें दिखाई, खुद से दूर हटाया, लेकिन वो बाज ना आए। अब के फदक ने दो लड़कियों को थप्पड़ दे मारा, जिससे वो मजीद चिढ़ गए। सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। फदक ने बेबसी से मदद के लिए नजरें दौड़ाई। जिया, बचाओ मुझे। वहां ठहरी जिया किसी को नहीं पहचानती थी। वो सामने खड़ी छोटे कपड़े वाले बेबस लड़की को देख रही थी जो उससे बहुत दूर थी। अचानक जिया को पीछे से किसी ने धक्का दिया और वो खौफ से जाग उठी। इतना भयानक ख्वाब उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। हाथ चेहरे पर लगाया तो आंखें आंसू से तर थी। उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और फदक को मैसेज किया। प्लीज़ फदक, गैर ज़रूरी लिबास मत पहनना करो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता पूरा लिबास पहना करो। वो मैसेज टाइप कर रही थी और साथ रो भी रही थी। उसकी जान से प्यारी दोस्त उससे बहुत दूर जा चुकी थी, जहाँ वो उसकी आस्तीन नीचे करने भी नहीं पहुंच सकती थी। जिया को फतेह की शिद्दत से याद सताने लगी। वो बलक बलक कर रोने लगी। उसे फतेह के कंधे की जरूरत थी, जो इस वक्त इसके पास नहीं था। तो खैर से फदक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। क्या जिया का ख्वाब सच्चा होगा? क्या तबस्सुम बता देगी फरूक इसकी वकास चौधरी की सच्चाई? क्या एर्थी और हमजा जुड़ पाएंगे? क्या अलियार और फदक एक दूसरे को भूल जाएंगे? कई सवाल अपने साथ। और वो सुनने वाला सुनाने वाला कौन था? ये इस्लाम के दुश्मन कौन है? ये हेवला कौन है? जैक नैन्सी को क्यों इतनी नफरत है? तो ये सब जानने के लिए नावल की अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपके फीडबैक अच्छा हुआ, आपके कमेंट और ये चीज़ें अच्छी हुई, तो जल्दी हम कुछ ही दिनों बाद 19वीं एपिसोड लेकर आएंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब पर अपना करम करें। आमीन।